मेरे ख्याल से काजी फायज ईसा साहब को ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि चाहे उनके ऊपर प्रेशर हो चाहे ना हो, लेकिन वो जो बात कन्विक्शन से समझते हैं कि आइन के खिलाफ है, उसके ऊपर वो डट जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। सही। लिहाजा उन्होंने ये कहा कि आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप किसी कानून को मुअत्तल कर दें, आप खत्म कर सकते हैं उसको। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि अभी वो कानून बना नहीं था, आपने मुअत्तली के अहकामात पहले ही जारी कर दिए, प्रोसीजर और प्रैक्टिस बिल के बारे में हो रही। उनके आर्गुमेंट के बारे में कोई दो राय नहीं, उनका आर्गुमेंट इज वेरी सॉलिड। लिहाजा उनका मैं तो नहीं बैठता इसमें, इस बेंच में मैं नहीं बैठता जो रुकनी आपने बनाया। जो ही उन्होंने ये कहा, दूसरे एक जज साहब तारिक साहब जो है वो भी खड़े हो गए, उनका जी मैं भी नहीं बैठता। अच्छा। मैं तायद करता हूँ जो ये कह रहे हैं। लिहाजा बेंच टूट गया, थोड़ी देर के लिए वो वापस चले गए सारे उठ के। उसके बाद उन्होंने फिर वही हरकत की जो पिछली दफा की थी। क्या आपको याद है? उसका भी 9 रुकनी बेंच था, उसमें से भी 2 पहले हटे थे, हाँ। फिर 2 बाद में हट गए, फिर 3-2 का स्प्लिट जजमेंट आ गया वगैरह वगैरह। वही आज हुआ। आज फिर उन्होंने इन दोनों जजों को निकाल दिया और 7 रुकनी बेंच लेके बैठ गए सुनने के लिए। सही। लेकिन बुखारी साहब, इसकी वजाहत तो पहले काजी फायज ईसा साहब कर चुके थे। वो उन्होंने कहा था कि जब तक ये नहीं होता, जो आज उन्होंने मौक़िफ़ दिया, तब तक वो नहीं जो है वो किसी बेंच का हिस्सा बनेंगे। करेक्ट, तो बिल्कुल ठीक बात है। करने की क्या देखिए, असूली तौर पर आईनी एतबार से और इवन रवायतन उसका फैसला होना चाहिए पहले इससे कि अगला बेंच बने। बेंचों की तश्कील के बारे में ही तो है वो सारा। हाँ, एग्जैक्टली। और वही हरकत हुई जो पहले हुई थी। अब आपको उसको सस्पेंड करने की वजह समझ आ गई? जब चीफ जस्टिस बेंच अनाउंस करता है, आप डिनाई नहीं कर सकते उसको, जो डिसिप्लिन है। अच्छा। आप बैठेंगे जरूर, जब प्रोसीडिंग शुरू होगी तो आप अपनी राय का इज़हार कर देंगे। अच्छा। तो इसलिए उनका आना तो हमें समझ में आता है। लेकिन मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम आगे जाएं, जरा थोड़ा सा मिलिट्री कोर्ट्स की हिस्ट्री को जरा रिकॉल कर लें, तो हमारे नाजरीन जो है वो बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत तश्कील पाई थी जी पहली दफा। तो ये कोई खास किसी बंदे को टारगेट करने के लिए नहीं बनी है। अच्छा। कब बनी थी ये? 1952 में पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत। सही। ठीक हो गया जी। उसमें प्रोविजन ये थी कि जो फौजी कोई एक्ट ऐसा करे या कोई दुश्मन फौज का बंदा कोई ऐसा एक्ट करे, उनको ट्राई किया जाएगा। लेकिन फिर उसमें यह प्रोविजन भी रखी गई कि अगर वफाकी हुकूमत कुछ सिविलियन को रेफर कर दे कि इनका ट्रायल भी यहाँ करे, तो वो कोर्ट करने की मजाज होगी। अच्छा, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कब किया गया। वो किया गया जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तरफ से, जब उन्होंने 1977 का इलेक्शन हुआ और उसमें वायलेंस शुरू हो गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो उन्होंने समरी मिलिट्री कोर्ट्स तश्कील दी। अच्छा, ठीक है। और उसमें लोगों का ट्रायल हुआ। उसके बाद फिर ये 21वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई। अब एक बात तो ये तय हो गई है कि ये किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर को टारगेट करने के लिए नहीं है, साल पहले से मौजूद है। लिहाजा अब इसके ऊपर एतराज करना फिर वो बात सही लगती है कि चूंकि अब जो उस पार्टी के सरबराह हैं, जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, मजबूरी है, उनका ट्रायल चूंकि इम्कानात हैं कि वो फौज करेगी, इसलिए ये सारा हंगामा जो है ये इसके लिए है। इसके लिए ये यहाँ तक गए हैं कि अपनी अपनी पार्टी की रुकनियत मुअत्तल करा ली है इन्होंने, जिस पर मैंने कल भी ये कहा था कि क्या किस किस्म की आसान फरामोशी है कि ये दोनों हजरात जो है पीपल्स पार्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, ऑफिस बेरर हैं, तो उन्होंने ये क्या वफा निभा रहे हैं वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अब एक और मिसाल देनी बड़ी ज़रूरी है कि जो खान साहब का दौरे हुकूमत था, पीटीआई का जो 4.25 साल का दौरे हुकूमत था, उसमें भी 25 लोगों का ट्रायल हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स में। और ये हमें बता रहे हैं कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब। अच्छा, उनका जी मैंने उनका केस लड़ा था। अच्छा, 25 लोगों और ये सिविलियंस थे, और वो सारे के सारे सिविलियन थे। अच्छा, उनमें से 3 को सजाए मौत हुई थी, बाकियों को 10 से 12 साल कैद हुई थी। वो अलग बात है कि बाद में सिविलियन कोर्ट्स ने, यानी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजाओं को या माफ कर दिया या कम कर दिया, वो एक अलग अमल है। तय क्या हुआ? तय ये हुआ कि ये मिलिट्री कोर्ट्स कोई आखिरी कोर्ट्स नहीं है। अच्छा, अपील का इसमें ट्रायल होगा, लेकिन इसका अपील का हक हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो फिर खदशा काहे का है?
अच्छा, एक और जवाब पेश किया कि जी ये तो या कोई कर्नल करेगा या कोई ब्रिगेडियर करेगा। मुझे हैरत है कि पढ़े लिखे वकील जो है उन्हें ये पता नहीं है कि मिलिट्री के अंदर एक जैग ब्रांच होती है। अच्छा, वो क्या? जिसमें सिर्फ कानूनी माहिर होते हैं। वो जितने भी फौजी होते हैं उन्होंने कानून पढ़ा होता है, आइन पढ़ा होता है। मैं हवाला नहीं देना चाहता लेकिन निकल रहा है मेरे मुंह से कि फौजी हुकूमतें जब कायम होती है मिलिट्री डिक्टेटर्स की, तो तमाम आईनी अमूर यही जैग ब्रांच हैंडल करती है। अच्छा, तो ये कहना कि उनको कानून का नहीं पता या वहां पता नहीं क्या खिलवाड़ हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा, ये बेमानी बात है। मैं किसी सूरत, लेट मी मेक इट क्लियर, आई एम नॉट सपोर्टिंग मिलिट्री कोर्ट्स, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। अच्छा, सिविलियन लिबर्टीज का जहां तक ताल्लुक है उनके केसेस सिविलियन ही अदालतों में होने चाहिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सालमियत को यकीनी बनाने वाले अदारों के ऊपर हमला करेंगे, अगर आप दुश्मन मुल्क की तरफ से अपनी फौज और अपनी फौज की तनसीबात पर खुद हमलावर हो जाएंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे, एयरबेसेस में दाखिल होकर जहाज जलाना चाहेंगे, कोर कमांडर का घर जला के उजाड़ देंगे जो जिना हाउस के नाम से जाना जाता है, अगर आप अस्करी टावर को आग लगा देंगे, तो फिर कहां ट्रायल करें आपका जनाब?